आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर इंसानी जज्बातों से जुड़ा है। और हमारे समाज और बदलते हुए कानून से भी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हिंदू लॉ यानी हिंदू कानून के तहत तलाक को देखने के नजरिए में आए उस भारी बदलाव की जिसने पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया है। सही कहा। और ये बदलाव बहुत गहरा है ना? जरा सोचिए, एक समय था जब शादी को 7 जन्मों का अटूट बंधन माना जाता था। एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर जाने का रास्ता तो था लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। एकदम सही। लेकिन आज वही कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा और निर्णय लेने की आजादी की बात कर रहा है। और यही सफर इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए जो स्रोत हैं, जैसे 1955 के हिंदू मैरिज एक्ट का बेयर एक्ट, ज्ञान संचय के कुछ बेहतरीन लेख और 2019 का अहम संशोधन। हाँ, और सबसे खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले। विशेषकर दिसंबर 2025 का वो शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार मामला, जिसने तो तलाक के पुराने नियमों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो हमारा मिशन आज बहुत साफ है। हम इन भारी भरकम कानूनी पन्नों के पीछे छिपी उस कहानी को डिकोड करने वाले हैं जो ये तय करती है कि कानून शादी की पवित्रता और एक टूटे हुए रिश्ते की वास्तविकता के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। बिल्कुल। चलिए इसे समझते हैं। अगर हम थोड़ा इतिहास में पीछे जाएं, तो ये जो तलाक शब्द है, ये असल में लैटिन के डिवोर्सियम से निकला है। डिवोर्सियम, जिसका सीधा सा मतलब होता है अलग होना या मुड़ जाना। हाँ, लेकिन पुराने हिंदू कानून में तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है ना? एकदम सही। देखिए, पुराने समय में इसे एक पवित्र संस्कार माना जाता था। मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिसे जब चाहे रद्द कर दें। सही बात है। लेकिन जब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम यानी HMA लागू हुआ, तो उसने पहली बार तलाक की कानूनी खिड़की खोली। और ये बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। पर यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि ये खिड़की इतनी आसानी से नहीं खुलती थी। कानून ने तलाक की जो बुनियाद रखी उसे फॉल्ट थ्योरी या गलती का सिद्धांत कहा जाता है। फॉल्ट थ्योरी मतलब अगर मुझे तलाक चाहिए तो मुझे साबित करना होगा कि मेरे पार्टनर ने कोई बहुत बड़ी गलती की है। बिल्कुल। आप बस ये नहीं कह सकते थे कि हम दोनों की आपस में नहीं बन रही इसलिए हमें अलग होना है। अरे, कानून का नजरिया ये था कि शादी रूपी संस्था को बचाना है। हाँ। तो तलाक तभी मिलेगा जब कोई एक इंसान रिश्ते में विलेन हो और दूसरा पीड़ित। मतलब कोई एक साफ तौर पर गलत होना चाहिए। हाँ, अधिनियम की धारा 13 सबसेक्शन 1 में ऐसे कुछ खास आधार या फॉल्ट बताए गए जिनके होने पर ही अदालत तलाक की मंजूरी देती थी। एग्जैक्टली। तो अगर हम उन आधारों की बात करें तो जो दस्तावेज हम देख रहे हैं उसमें व्यभिचार यानी अडल्ट्री का जिक्र सबसे ऊपर आता है। यहाँ जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले का संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि 2018 के बाद से भारत में एडल्ट्री अब कोई क्राइम या अपराध नहीं है। मतलब जिसके लिए आपको जेल हो जाए ऐसा अपराध नहीं है। बिल्कुल। लेकिन तलाक लेने के लिए ये आज भी एक बहुत ही सॉलिड और लीगल ग्राउंड है। हाँ, और यहाँ अदालतों का जो रवैया है वो समझने लायक है। कैसे? अक्सर लोगों को लगता है कि अगर पार्टनर पे एडल्ट्री का इल्जाम लगाना है तो एकदम पक्के सबूत चाहिए होंगे, लाइक कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ। हाँ, या क्रिमिनल केस वाले बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाले सबूत। लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। डॉक्टर NG दस्तने केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि तलाक एक सिविल मामला है। इसलिए यहाँ प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर फैसला होता है। संभावनाओं की प्रबलता, इसे अगर हम आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि अगर हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो अदालत उसे मान लेगी। बिल्कुल सही। जैसे हमारे स्रोतों में एक बड़ा ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है कि अगर आधी रात के बाद कोई अजनबी आपके बेडरूम में पकड़ा जाता है तो अदालत ये नहीं कहेगी कि अरे वो तो बस कॉफी पीने आए थे। हाँ, अदालत हालात देखकर ये मान लेगी कि अडल्ट्री हुई है, क्योंकि संभावना इसी बात की सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। अब इसी फॉल्ट थ्योरी के दूसरे बड़े आधार की बात करते हैं, जो है क्रूरता या क्रूएल्टी। शुरुआत में जब हम क्रूरता कहते थे तो दिमाग में सिर्फ शारीरिक हिंसा की तस्वीर आती थी। हाँ, लेकिन श्रीमती दर्शना बनाम आलोक बोरकर जैसे मामलों ने इस परिभाषा को पूरी तरह से खोलकर रख दिया। अब मानसिक क्रूरता भी तलाक का उतना ही बड़ा आधार है।
मानसिक क्रूरता मतलब क्या सिर्फ रोज की छोटी मोटी बहस इसमें आती है? नहीं, छोटी मोटी बहस नहीं। तो फिर क्या? मानसिक क्रूरता का मतलब है ऐसा बर्ताव जिससे दूसरे इंसान का मानसिक सुकून पूरी तरह छिन जाए। जैसे लगातार गालियां देना या अनदेखा करना। महीनों तक एक ही घर में रहकर भी बात ना करना। ये तो सच में बहुत तकलीफदेह है। और यहाँ एक बहुत ही गहरा कानूनी पेंच है जो सुमन कपूर मामले में सामने आया था। वो क्या? अक्सर क्रिमिनल लॉ में हम कहते हैं कि मेंस रिया यानी इंसान का इरादा गलत होना चाहिए। लेकिन तलाक के मामले में मानसिक क्रूरता साबित करने के लिए गलत इरादा होना जरूरी नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब? अगर मेरा इरादा अपने पार्टनर को हर्ट करने का नहीं है, फिर भी वो क्रूरता मानी जा सकती है? हाँ बिल्कुल। अदालत ये नहीं देखती कि आपने जानबूझकर तकलीफ दी या नहीं। तो अदालत क्या देखती है? अदालत ये देखती है कि आपके उस बर्ताव का आपके पार्टनर पर असर क्या हो रहा है। ओहो। अगर आपके किसी काम से आपके पार्टनर को गहरी मानसिक पीड़ा पहुंच रही है और उनका आपके साथ रहना नामुमकिन हो गया है तो वो क्रूरता है। वाह, ये तो रिश्तों की बहुत ही गहरी समझ है ना? मतलब कानून सिर्फ नियत नहीं बल्कि उस नियत के असर को भी तवज्जो दे रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी तरह एक और शब्द बार बार स्रोतों में सामने आता है, परित्याग या डिजर्शन। मतलब अपने पार्टनर को छोड़कर चले जाना। सही कहा। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए मायके या दोस्त के घर चले जाना परित्याग नहीं है। तो इसके लिए क्या शर्त है? कानून कहता है कि बिना किसी ठोस वजह के कम से कम 2 साल का अलगाव होना चाहिए। 2 साल? हाँ, और इसमें सबसे जरूरी चीज है एनिमस डेसिरेंडी। एनिमस डेसिरेंडी यानी रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने का पक्का इरादा, छोड़ने का इरादा होना चाहिए। और यहाँ मुझे दस्तावेजों में एक बहुत ही हैरान करने वाला अंतर मिला। कौन सा? एक्चुअल डिजर्शन यानी वास्तविक परित्याग और कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन यानी रचनात्मक परित्याग के बीच का फर्क। हाँ, ये बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल तो समझ आता है कि किसी ने बैग पैक किया और घर छोड़कर चला गया, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन क्या है? ऐसे एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति खुद घर छोड़कर नहीं जाता, लेकिन वो घर का माहौल इतना टॉक्सिक, इतना जहरीला और डरावना बना देता है कि उसके पार्टनर को अपनी जान या मानसिक शांति बचाने के लिए मजबूरन घर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में जिसने घर छोड़ा है, क्या कानून उसे भगोड़ा मानेगा? नहीं, यही तो कानून की खूबसूरती है। अच्छा। ऐसी स्थिति में कानून ये मानता है कि परित्याग उस इंसान ने किया है जिसने ऐसा भयानक माहौल बनाया, ना कि उस इंसान ने जिसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। यानी जो घर में बैठा है असल में वही दोषी है, वही डिजर्टर है। क्या बात है, ये तो सच में बहुत ही व्यवहारिक अप्रोच है। हाँ, अदालतों ने इसे बहुत बारीकी से समझा है। लेकिन अब अगर हम कानून के एक अलग पहलू की तरफ मुड़ें, तो एक चीज जो मुझे पढ़ते हुए बहुत अजीब लगी, क्या? वो ये थी कि एक समय पर बीमारियां भी तलाक का कारण हुआ करती थीं। हाँ, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो कानून सिर्फ इंसानी बर्ताव से नहीं बदलता, तो वो विज्ञान और मेडिकल साइंस की तरक्की के साथ भी बदलता है। बिल्कुल। दस्तावेजों में जिक्र है कि कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक का एक बाकायदा कानूनी आधार था। हाँ। मतलब अगर किसी को कोई बीमारी हो गई तो सिर्फ उस आधार पर शादी तोड़ी जा सकती थी। आज के समय में सोचना भी कितना अजीब लगता है। अजीब लगता है। हाँ। लेकिन हमें उस समय के समाज को समझना होगा। ब्रिटिश काल में 1898 के आसपास कुष्ठ रोग को एक भयानक, लाइलाज और छूत की बीमारी माना जाता था। हाँ, लोग बहुत डरते थे। समाज में ऐसे लोगों को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया जाता था, इसलिए कानून ने इसे तलाक का आधार बना दिया था। लेकिन मेडिकल साइंस तो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल। मल्टी ड्रग थेरेपी आ गई है और अब कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योरेबल है। एग्जैक्टली। और जब विज्ञान ने इस बीमारी को हरा दिया तो कानून का पुरानी सोच पर टिके रहना बेमानी था। पंकज सिन्हा केस का जिक्र आता है यहाँ। हाँ, पंकज सिन्हा केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब बीमारी का इलाज मुमकिन है तो मरीजों के साथ ये भेदभाव क्यों? सही बात है। इसी फैसले के बाद 2019 में जो संशोधन हुआ उसने कुष्ठ रोग को तलाक के आधारों की लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। हमेशा के लिए? हाँ, ये इस बात का सबूत है कि कानून कोई स्थिर चीज या पत्थर की लकीर नहीं है। वो समाज और विज्ञान के साथ सांस लेता है और विकसित होता है। बिल्कुल सही कहा। ये विकसित होना बहुत जरूरी भी है। अच्छा, जब हम इन आधारों की बात कर रहे हैं, चाहे वो क्रूरता हो या परित्याग, ये तो पति और पत्नी दोनों के लिए हैं। हाँ, ये जेंडर न्यूट्रल हैं। लेकिन दस्तावेजों के एक हिस्से ने मेरा ध्यान खींचा जहां लैंगिक न्याय या जेंडर जस्टिस की बात की गई है।
सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। हाँ, ये धारा कुछ ऐसे विशेष अधिकार देती है जो सिर्फ पत्नियों के पास है, पति उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। जैसे अगर पति ने कोई दूसरी शादी कर ली है, जिसे बायगैमी कहते हैं, हाँ, या फिर पति किसी अप्राकृतिक अपराध या बलात्कार का दोषी पाया जाता है, तो पत्नी सीधे तलाक मांग सकती है। बिल्कुल मांग सकती है। और इसमें एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बाल विवाह का भी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र में कर दी गई थी, तो वो 18 साल की होने से पहले उस शादी को अस्वीकार करके उसे खारिज करके तलाक ले सकती है। हाँ, इसे रिप्यूडिएशन ऑफ मैरिज कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। क्या इससे कानून का वो तराजू असंतुलित नहीं होता जहाँ हम समानता की बात करते हैं? सिर्फ पत्नियों को ये विशेष अधिकार क्यों? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब सोशल कॉन्टेक्स्ट जजिंग की अवधारणा में छुपा है। सोशल कॉन्टेक्स्ट जजिंग? हाँ, बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह केस में अदालतों ने इसे बहुत गहराई से समझाया था। देखिए, हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते। ये तो है। हमारे समाज में ऐतिहासिक तौर पर एक बहुत बड़ा शक्ति असंतुलन रहा है। आर्थिक और सामाजिक रूप से महिलाओं की स्थिति हमेशा अधिक कमजोर रही है। यानी कागज पर समानता लिख देने भर से असल जिंदगी में समानता नहीं आ जाती? एकदम सही। सोशल कॉन्टेक्स्ट जजिंग का मतलब ही यही है कि अदालतों को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखकर फैसले लेने होते हैं। सिर्फ कानून की किताब के शाब्दिक अर्थ नहीं पढ़ने होते। बिल्कुल। अगर एक महिला फंसी हुई है तो उसके लिए उस दलदल से निकलना एक पुरुष के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए कानून ने ये विशेष सीढ़ियां या अधिकार सिर्फ महिलाओं को दिए हैं ताकि वे किसी भी तरह के शोषण से बाहर आ सकें। ये बात पूरी तरह से लॉजिकल लगती है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि 1955 से लेकर करीब 2 दशकों तक तलाक का मतलब सिर्फ यही था कि आप कोर्ट में जाइए, अपने पार्टनर पर कीचड़ उछालिए, उसकी गलतियां साबित कीजिए। हाँ, फॉल्ट थियरी, तब जाके आपको आजादी मिलेगी। लेकिन 1976 में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। आपसी सहमति से तलाक। हाँ, म्यूचुअल कंसेंट। हाँ। धारा 13B। ये कानूनी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कानून ने पहली बार माना कि जरूरी नहीं कि रिश्ते में कोई विलेन ही हो। बिल्कुल, कई बार 2 अच्छे लोग भी एक साथ खुश नहीं रह पाते। हाँ, अगर दोनों ही मान चुके हैं कि उनकी शादी नहीं चल सकती तो उन्हें एक दूसरे पर झूठे सच्चे आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वे शांति से अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है कि दोनों राजी हैं तो तलाक दे दो, पर इसके नियम इतने सीधे भी नहीं थे। हाँ, नियम थोड़े पेचीदा थे। इसमें एक पूरी प्रक्रिया थी। पहले आपको साबित करना होगा कि आप 1 साल से अलग रह रहे हैं, यानी सेपरेशन। फिर आप पहली अर्जी या फर्स्ट मोशन लगाएंगे और उसके बाद तुरंत तलाक नहीं मिलेगा। नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा। आपको 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का एक कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना होगा ताकि आप दूसरी अर्जी लगा सकें। और इसके साथ एक धारा 14 भी जुड़ी हुई थी। वो क्या कहती है? वो कहती है कि शादी के पहले 1 साल के अंदर तो आप तलाक की अर्जी दे ही नहीं सकते जब तक कि कोई असाधारण कठिनाई या बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो। लेकिन ऐसा क्यों? अगर 2 एडल्ट लोग तय कर चुके हैं कि उन्हें साथ नहीं रहना, तो ये 6 महीने या साल भर का इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? इस कूलिंग ऑफ पीरियड के पीछे जो लेजिस्लेटिव इंटेंट या विधायी सोच थी उसे समझना जरूरी है। इसका उद्देश्य जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को रोकना और सुलह का मौका देना था। सुलह का मौका? इसे आप ऐसे समझिए जैसे जब आपको बहुत गुस्सा आता है और आप किसी को एक कड़क सा ईमेल लिखते हैं। हाँ? और उसे ड्राफ्ट में सेव कर लेते हैं। बिल्कुल। और अगले दिन जब आपका दिमाग ठंडा होता है तो आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने वो ईमेल सेंड नहीं किया। हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। कानून भी इसी ड्राफ्ट ईमेल वाली थ्योरी पर काम कर रहा था। ये 6 महीने का इंतजार इसलिए था ताकि भावनाओं का ज्वार शांत हो सके, पति पत्नी ठंडे दिमाग से सोच सकें कि क्या वाकई रिश्ता खत्म करने की जरूरत है या रिकंसिलिएशन की कोई गुंजाइश बाकी है। मतलब कानून जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से लोगों को बचाना चाहता था। हाँ, लेकिन मरे हुए रिश्ते को ढोने के लिए मजबूर करना इसका उद्देश्य कभी नहीं था। और शायद यही वो बिंदु है जहां से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जिसने हाल ही में तहलका मचा दिया है। दिसंबर 2025 का फैसला। बिल्कुल। जब अदालतें ये देखने लगी कि जब 2 लोग पूरी तरह से अलग हो ही चुके हैं, उनके दिल टूट चुके हैं और वे किसी भी कीमत पर साथ नहीं रहना चाहते, तो उन्हें इस तकनीकी इंतजार में फंसाए रखना सिर्फ उनके मानसिक दर्द को बढ़ाता है। सही बात है। और इसी से जन्म होता है दिसंबर 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले का, शिक्षा कुमारी बनाम संतोष कुमार, जो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनाया। ये फैसला सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, ये कानूनी परिदृश्य में एक क्रांति है।
दरअसल इस फैसले से पहले एक बहुत बड़ा सवाल कानूनी गलियारों में गूंज रहा था। क्या सवाल? क्या आपसी सहमति से तलाक के लिए वो जो 1 साल के अलगाव वाली अनिवार्य शर्त है, उसे माफ किया जा सकता है, उसे वेव किया जा सकता है? क्योंकि जहां तक मैं पढ़ रही थी 2017 के अमरदीप सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे कुछ शर्तों पर हटाया जा सकता है। हाँ, अमरदीप सिंह केस में 6 महीने की छूट मिली थी। और फिर बाद में 2023 का अमित कुमार और शिल्पा शैलेश केस भी आया था। बिल्कुल, शिल्पा शैलेश तो एक संविधान पीठ का मामला था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट सीधे तलाक दे सकता है। सीधे तलाक दे सकता है। हाँ, लेकिन 2025 का ये ताजा फैसला इन सबसे एक कदम आगे निकल गया, पुराने सारे नियम पलट दिए। बिल्कुल, न्यायालय ने धारा 14 सबसेक्शन 1 के तहत असाधारण कठिनाई का हवाला देकर क्या कहा? न्यायालय ने कहा कि 1 साल के अलगाव की शर्त को भी पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। और इस फैसले को पढ़ते हुए जिस एक लाइन ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए वो ये थी। कौन सी? न्यायालय ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही कि क्या अदालतें अनिच्छुक लोगों को जबरन वैवाहिक आनंद की बजाय एक वैवाहिक खाई में धकेल सकती हैं? नहीं। मैरिमोनियल एबिस या वैवाहिक खाई ये कोई साधारण शब्द नहीं है। बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब है कि ऐसा गहरा अंधेरा जहां कोई सम्मान नहीं, कोई प्यार नहीं। अदालत का स्पष्ट कहना था कि हमारा काम लोगों को ऐसे मरे हुए रिश्तों में फंसाना नहीं है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है ना? अदालत ने ये माना कि जब कोई विवाह पूरी तरह से टूट चुका हो तो उन्हें सिर्फ 1 साल की कानूनी शर्त पूरी करने के लिए मजबूर करना गलत है। क्योंकि कानून किसी को बेवजह एक मरे हुए रिश्ते में फंसाए रखने के बजाय उनके निर्णय लेने की स्वायत्ता का सम्मान करता है। डिसिजनल ऑटोनॉमी। बिल्कुल, उनकी गरिमा का सम्मान करता है। तो इस सब का क्या मतलब है श्रोताओं के लिए? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि कैसे हिंदू कानून एक कठोर और अटूट बंधन से शुरू हुआ। फिर उसने गलतियों या फॉल्ट्स को पहचानने की शुरुआत की। फिर वो विज्ञान के साथ बदला, जैसे कुष्ठ रोग को हटाना। सही कहा। और अब 2025 में मानवीय गरिमा और आपसी सहमति को सबसे ऊपर रख रहा है। बिल्कुल। यह केवल कानूनी धाराओं का पुलिंदा नहीं है, यह एक जीवित प्राणी की तरह है जो समाज की जरूरतों के साथ सांस लेता है और बदलता है। और ये पूरी यात्रा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है, एक ऐसा विचार जो चर्चा से एक कदम आगे जाता है। वो क्या? अगर अदालतें और कानून लगातार व्यक्तियों की स्वायत्ता को प्राथमिकता दे रहे हैं और वैवाहिक खाई से बचने के लिए इंतजार के समय को खत्म कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में ये जो फॉल्ट थियरी है, यानी गलती साबित करने की जो जरूरत है, क्या वो पूरी तरह से अप्रासंगिक या ऑब्सोलीट हो जाएगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है। क्या भविष्य का कानून सिर्फ अपरिवर्तनीय रूप से टूटे हुए रिश्ते को ही तलाक का एकमात्र सार्वभौमिक मानक मान लेगा? इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हाँ, जहां किसी को दोषी साबित करने की आवश्यकता ही ना हो। ये सच में एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भविष्य का कानून सिर्फ इस सच को मानेगा कि रिश्ता टूट गया है और यही काफी है? बिल्कुल। इस उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन का समापन करते हैं। स्रोतों के इस विश्लेषण से हमें कानून के उस मानवीय चेहरे को देखने का मौका मिला जो लगातार इवॉल्व हो रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।